राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रवाल भित्ति जो हैं उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो उनकी उत्पत्ति के, तो उनके बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था प्रवाल भित्तियों जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार जो है वो होती हैं और क्या होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए। अपन पढ़ेंगे सिद्धांतों के बारे में, जो सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए जानते हैं प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो सिद्धांतों की बात करें तो प्रवाल भित्ति है, उसके विकास के संबंध में जो है अनेक विद्वान जो हैं उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, क्योंकि हर एक विद्वान जो है उसने अपने अकॉर्डिंग दिया था। और इन सिद्धांतों को जो है मुख्य 3 वर्गों में रखा गया, यानी 3 मोस्टली सिद्धांत हैं जो आपकी प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हैं। ठीक है, ये 3 कौन कौन से हैं? पहला है अवतलन सिद्धांत। ठीक है, ये डार्विन का जो है सिद्धांत है। दूसरा आपका है स्थिर स्थल सिद्धांत, ये आपका मर्रे का है। उसके बाद में हिम नियंत्रण सिद्धांत, ये डेली महोदय का है। तो 3 सिद्धांत है। अवतल सिद्धांत है वो आपका डार्विन का है, याद रखना है। नंबर 2 आपका स्थिर स्थल सिद्धांत है जो मर्रे ने दिया था, और उसके बाद में हिम नियंत्रण का सिद्धांत जो डेली ने दिया था। तो सबसे पहले अपन बात करें तो डार्विन का जो भू अवतलन सिद्धांत है उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, अवतलन सिद्धांत जो है उसको भू अवतलन सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक मान्य जो है मान्यता है इसकी, या सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है ये। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ अधिकतर जो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यानी ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति की जो व्याख्या करता है वो व्याख्या लगभग क्या है, सही है और ज़्यादा मान्य है, यानी वैज्ञानिक ज़्यादा है। ठीक है, तो इस आधार पर ये सबसे मोस्ट है। ठीक है, तो बात करें तो डार्विन ने इस सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो किया था 1837 में। ठीक है, तो अवतरण का जो सिद्धांत है किसने दिया? डार्विन ने दिया। कब दिया? 1837 ईस्वी में दिया। ठीक है, परंतु इन्होंने क्या किया कि अपने जो सिद्धांत है उसमें संशोधन किया। ठीक है, और संशोधन करके 1842 में इसे पुनः प्रतिपादित किया गया। तो आपको याद रखना है, डार्विन ने 1837 में अवतलन का सिद्धांत दिया। इसके अलावा उन्होंने 1842 में अपने सिद्धांत को संशोधन करके उसे दोबारा प्रतिपादित किया था। डार्विन के अध्ययन के आधार पर जो अगर अपन बात करें तो विकनी द्वीप है जो मार्शल द्वीप समूह का एक द्वीप है। ठीक है, बात तो ये आपका प्रशांत महासागर में। बाद के वर्षों में इस सिद्धांत का जो समर्थन है वो डाना और डेविस ने भी किया था। डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपका रहेगा। डार्विन का भू अवतलन सिद्धांत जो है ये सर्वाधिक मान्य है, ये अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि, और ये जो है प्रवाल भित्ति का जो विकास है वो भू संचलन अथवा भू अवतलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अनुसार जो है उष्ण कटिबंध के जो छिछले सागरीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में सामान्यतः द्वीप जो महाद्वीप होते हैं उनके पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति का विकास होता है। तो डार्विन का कहना है कि हमेशा जो उत्पत्ति होगी प्रवाल भित्ति की वो कहाँ होगी? महाद्वीपों के पूर्वी भाग में छिछले समुद्र के अंदर ही उत्पत्ति होती है या विकास जो है वो होता है, क्योंकि ये आदर्श यहाँ पर क्या है, आदर्श तापमान मिल जाएगा और लवणता। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं वह यहाँ सब कुछ संतुलित रखती हैं, इसलिए हमेशा पूर्वी भाग में इसकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है या इसका विकास है वो ज़्यादा हो। लेकिन पूर्वी तट पर विभिन्न आकृतियाँ और मोटाई के प्रवाल भित्तियों का विकास भू अवतलन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो बहुत सी जो आपकी प्रवाल भित्तियाँ हैं पूर्वी तट के ऊपर, तो इनकी आकृति और मोटाई जो है वो किससे जुड़ी हुई है? भू अवतलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे जैसे स्थलाकृति में धसाव होता है वैसे वैसे लंगून की गहराई जो है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रवाल जीव एक दूसरे के ऊपर लगातार ऊपर उठते जाते हैं, और प्रवालों की जो विशेषता है वो क्या होगा कि पहले जो प्रवाल रहेंगे उनके ऊपर फिर प्रवाल आ जाएंगे, फिर उनके ऊपर आ जाएंगे, फिर उनके ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रवाल भित्ति है उसकी मोटाई है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से लैंगून की गहराई में भी वृद्धि
होती जाती है। भाई जैसे जैसे स्तर ऊपर उठेगा वैसे वैसे जो भाग है वो नीचे बैठता जाएगा। प्रवाल भित्ति की मोटाई में वृद्धि होती है और झील गहरी हो जाती है। तो यही कारण है कि लगातार जो प्रवाल हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है जमते रहते हैं या स्तर के रूप में आते रहते हैं, जिसकी वजह से स्तर जो है वो लगातार, या जो प्रवाल भित्ति है उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो अब मोटाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो गहराई होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर हज़ारों मीटर मोटी वाली जो है संरचना की व्याख्या संभव है। तो इस सिद्धांत के आधार पर अपन कितनी भी बड़ी जो प्रवाल भित्ति है चाहे उसकी मोटाई कितनी भी हो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि 1000 मीटर की गहराई पर प्रवालीय जीव विकसित नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो अपन ने पहले भी चर्चा की थी इस बारे में कि जो प्रवाल हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जीवित रह सकते। ठीक है, तो 1000 मीटर की गहराई के बाद में जो प्रवाल है वो वहाँ विकसित होना संभव नहीं है। बिगनी द्वीप में सबसे मोटी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, और बिगनी द्वीप है जो आपका प्रशांत महासागर में है, तो यहाँ पर भी जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वो सबसे मोटी है, जो 1800 मीटर मोटी है। प्रवाल भित्ति बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट दोनों ही प्रकार के सेलों पर विकसित होती है। ठीक है, तो महासागरों में जो ज्वालामुखी होता है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जिससे बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं उनका निर्माण होता है, और इन दोनों ही चट्टानों पर प्रवाल भित्तियों का जो विकास है वो हो सकता है। तट के किनारे के आधार पर जो तट के किनारे होते हैं उनकी आधारभूत चट्टानें होती हैं। कौन सी होती हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। डार्विन के पक्ष में सर्वाधिक प्रमाण डेविस द्वारा जुटाए गए थे। डेविस ने प्रशांत महासागर के अनेक द्वीपों के प्रवाल की मोटाई के आधार पर इस सिद्धांत की पुष्टि की थी। तो इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे ज़्यादा जो समर्थन इसका किया और सबसे ज़्यादा जो इसके प्रमाण मिले वो किसकी देन है? डेविस की देन है। डेविस ने जो है डार्विन के भू अवतलन सिद्धांत जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है रिसर्च किया, और उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं एक्सप्लोज की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रवाल भित्ति जो ये सिद्धांत है इसको काफ़ी ज़्यादा पक्ष मिला। इन्होंने प्रशांत महासागर के अनेकों जो प्रवाल भित्तियाँ हैं उनकी मोटाई का जो है अध्ययन किया, उनका पता लगाया, तो इस आधार पर जो था वो सबसे था। पुनः डेविस ने यह भी बताया कि अवरोधक भित्ति और एटोल के तटवर्ती क्षेत्र में तटीय रेखा अत्यधिक कटी-फटी होती है। यहाँ पर खिड़ी और गहरे सागरों का निर्माण हुआ है जो भू अवतलन की पुष्टि करता है। इसके अलावा डेविस ने और भी कहा कि जहाँ पर अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल प्रवाल भित्ति होती हैं वहाँ की जो तटरेखा होती है वो काफ़ी ज़्यादा कटी-फटी होती है, और यहाँ पर खड़ी और गहरे सागरों का निर्माण होता है, जो क्या करता है? भू अवतलन की पुष्टि करता है। भू अवतलन क्या होता है? भू अवतलन होता है भूमि का नीचे की तरफ धंसाव होना या नीचे बैठना। ठीक है, अवतलन कहलाता है। 1950 और 1960 के बीच प्रशांत महासागर में अनेकों द्वीपों पर पेट्रोल की खोज का कार्य शुरू हुआ, जो प्रवाल भित्ति संबंधित ज्ञान के विकास को और ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण और मजबूती देता गया। बिगनी द्वीप में प्रवाल भित्ति की मोटाई 1800 मीटर तक पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे द्वीप हैं जो डार्विन के सिद्धांत की पुष्टि नहीं करते हैं। इनमें सोलोमन और पलाऊ द्वीपों में अगर भू अवतलन के प्रमाण नहीं है तो प्रवालीय संरचना की गहराई भी अधिक नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो अपवाद हर चीज़ में होता है। ठीक है, अपवाद आपको हर चीज़ में मिलेगा, चाहे आप कोई भी सिद्धांत देख लो, कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो उसमें छूट ही जाती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ डार्विन के इस सिद्धांत में। तो कुछ जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करती हैं, यानी ये सिद्धांत है वो उन पर लागू नहीं होता है। जो इसमें दो प्रमुख द्वीप हैं वो पहला है सोलोमन द्वीप और दूसरा है पलाऊ द्वीप। ठीक है, जो यहाँ पर भू अवतलन के कोई जो प्रमाण है वो नहीं मिले। तो प्रवालीय संरचना की गहराई भी अधिक नहीं है, और दूसरी अगर बात करें तो प्रवालीय जो संरचना है उसकी गहराई भी अधिक नहीं है। 200 मीटर तक की गहराई की व्याख्या समुद्र तल के परिवर्तन से की जा सकती है, जो प्लीस्टोसीन हिमानी तथा बाद की परिस्थितियों से संभव हुआ। ये प्रमाण डेविस ने दिया था। तो डेविस ने इसके बारे में भी कहा था कि ये ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, और इसमें जो प्लीस्टोसीन हिमयुग था उसमें जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसकी वजह से ये जो संरचनाएं वो विकसित हुई। तो
ये प्रमाण जो है आपका डेविस ने दिया था। दूसरा सिद्धांत की अगर अपन बात करें, स्थिर स्थल सिद्धांत, ठीक है, जो मर्रे ने दिया था। यह सिद्धांत मर्रे के चैलेंज अभियान पर आधारित है और मर्रे महोदय के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रवालीय संरचना का विकास छिछले सागर की स्थलाकृति और लेंगुन के जल प्रभाव पर आधारित है। तो इन्होंने एक चैलेंज के अभियान के रूप में इसको जो है दिया था। मर्रे महोदय ने बताया कि विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उनका विकास केवल और केवल छिछले सागर की में हो सकता है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ और लेंगुन जो हैं इसका जो प्रभाव पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इस विचार का समर्थन जो है किसने किया था? सेम्पर एवं अगासिज ने जैसे चिंतकों ने भी किया था। तो ठीक है, अगासिज और सेम्पर है, उन्होंने स्थिर स्थल सिद्धांत की जो है व्याख्या, जो समर्थन है वो किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल भित्ति के विकास के लिए स्थिर समुद्री प्लेटफॉर्म आवश्यक होता है। तो इनका मानना है, या इस सिद्धांत का मानना है कि जब भी प्रवाल भित्ति का विकास होता है तो उसके लिए स्थिर जो है समुद्री प्लेटफॉर्म, यानी कहने का मतलब क्या है, समुद्री जो भूमि है जिसके ऊपर प्रवाल भित्ति का विकास हो वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये अनिवार्य तत्व है वो बताया गया है। चबूतरे की गहराई जो है 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो महासागरीय चबूतरा होगा, जिसको अपन समतल भाग होता है महासागर का, तो उसे जो है चबूतरा कहा जाता है। तो ये चबूतरा है ज़्यादा से ज़्यादा 54 से 55 मीटर ही गहरा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो प्रवाल भित्ति का विकास संभव नहीं है। ऐसे ही चबूतरे पर प्रवालीय कीड़ों के झुंडों में विकास होता है और ये सभी झुंड मिलकर प्रवाल भित्ति का विकास करते हैं। इनका ये मानना है कि ऐसा अगर होता है तो ऐसे चबूतरे पर प्रवालीय जीव जो हैं वो विकसित होंगे, काफ़ी झुंड में विकसित होते हैं और आगे चलकर यही झुंड जो है आपस में मिलकर प्रवाल द्वीपों की संरचना करता है या प्रवाल भित्ति की संरचना करता है। अगर ये चबूतरे तट के नज़दीक हों तो चबूतरों के बाहरी क्षेत्र में प्रवाल का विकास तेज़ी से होता है, और अगर ये चबूतरा तट के नज़दीक हो तो ऐसे में इसका जो प्रभाव है जो रहेगा प्रवाल भित्ति के ऊपर, तो प्रवाल भित्ति है वो बाहरी क्षेत्र में भी तेज़ी की तरफ जो है विकसित होती जाती है। नेक्स्ट की अपन बात करें तो इस सिद्धांत को अगर प्रवाल भित्ति के विकास का आधार मान लिया जाए तो ये तथ्य होना अनिवार्य है। अब अगर ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो भी था उन्होंने दिया, तो ये सिद्धांत जो है उसको अगर अपन मान भी लेते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। लेंगुन का संतुलन क्रिया का परिणाम है जो, और प्रवाल भित्ति की अधिकतर गहराई जो है 54 से 55 मीटर हो सकती है। तो लेंगुन जो है का जो संतुलन है वो इस क्रिया का परिणाम है। प्रवाल भित्ति जो होती है वो अधिकतर 54 से 55 मीटर हो सकती है और लेंगुन की गहराई 54 से 55 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतर परिस्थितियों में ये मान्यता लागू नहीं होती है। तो ये जो 54 से 55 मीटर इन्होंने गहराई बताई है तो ये हर जगह जो है लागू नहीं होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इससे ज़्यादा गहराई पर भी हो सकती हैं। तो ये जो चीज़ है वो बिल्कुल सही नहीं है। प्रथमतः अगर समुद्र की लवण युक्त जल में घुलन जो क्षमता है वो न्यून होती है। दूसरा, लेंगुन की तली पर घुलन रासायनिक क्रिया के बदलने से निक्षेप के प्रमाण हैं। तो दूसरी अगर अपन बात करें तो समुद्र का जो लवणयुक्त जल होता है वो घुलनशील क्षमता जो है उसकी क्या होती है? न्यून होती है। दूसरा, अगर अपन देखें इसमें तो तली में घुलनशील जो क्रियाएं रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बदले निक्षेप के परिणाम होती हैं, ठीक है। और तीसरा, अनेक लेंगुन की गहराई 100 मीटर या उससे अधिक भी है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में जिस अंतराल की ढाल की कल्पना की गई है उससे अधिक आंतरिक ढाल अनेक प्रवालीय संरचना में देखने को मिलती है या मिली है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो ये तीन चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और जो इन्होंने गहराई बताई थी, कितनी बताई थी? 54 से 55 मीटर बताई थी, लेकिन कई प्रवाल भित्तियाँ ऐसी हैं जिनकी गहराई 100 मीटर तक भी है। इस सिद्धांत में और की जो ढाल की बात की गई है वो ढाल जो है नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो आंतरिक ढाल है वो इनसे अलग है। जो इन्होंने बताया है वो ढाल से
अलग है। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से इसके ऊपर जो है सही प्रकार से व्याख्या नहीं करता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस सिद्धांत को लगभग अस्वीकार किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सी अलग हैं और जो इन्होंने बताई है वो आपस में कहीं मेल नहीं खाती हैं। बहुत सी प्रवाल भित्तियाँ हैं जो इनसे अलग हैं। सोलोमन द्वीप समूह के अनेक द्वीपों पर यह सिद्धांत लागू होता है तथा मार्शल द्वीप समूह पर लागू नहीं होता। तो यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं। पहला है सोलोमन द्वीप। तो सोलोमन द्वीप है, इसके ऊपर जो है ये सिद्धांत, यहाँ पर जो पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ हैं तो उन प्रवाल भित्तियों पर यह सिद्धांत जो है लागू होता है, परंतु मार्शल द्वीप जो है उसके ऊपर ये सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। तो ये सिद्धांत पूरी तरीके से जो है प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, बात की जो सिद्धांत हैं प्रवाल भित्तियों से रिलेटेड, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो डार्विन का सिद्धांत है, दूसरा मर्रे का सिद्धांत है जो अपन ने इसमें चर्चा की। अब अपन चर्चा करते हैं आगे इस वीडियो में कि महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं प्रवाल भित्तियों से संबंधित वो तथ्य कौन कौन से हैं और क्या हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्रवाल भित्ति या प्रवाल जो शैल श्रेणियाँ होती हैं वो समुद्र के भीतर स्थित चट्टानें होती हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि प्रवाल ये जो जीव होता है वो अपने चारों ओर एक खोल बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और जब वो उसकी मौत हो जाती है तो वो झुंड में रहते हैं वैसे, तो उनकी मौत होने पर वो झुंड की जो उनका कुछ जो खोल रहेगा वो खोल जो है वो आपस में मिलकर क्या है प्रवाल भित्तियों का निर्माण है वो करता है। अगर इनकी बात करें तो वस्तुतः इन छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये जीव जो होते हैं वो हमेशा बस्तियों में रहते हैं। दूसरा है कि प्रमुख प्रवाल रूप की अगर अपन बात करें तो वो प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतु, पंपुआ, न्यू गिनी में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। तो प्रशांत महासागर में स्थित जो आपकी माइक्रोनेशिया है उसमें है, वाउन आतु जो है उसमें है, पंपुआ में है, न्यू गिनी में, तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है अवरोधक प्रवाल भित्तियों में, और मुख्य अवरोधक प्रवाल भित्ति भी है ये। भारतीय समुद्री क्षेत्र में अगर अपन देखें तो मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। इसके अलावा अगर तीसरा बात करें तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। ठीक है, तो जो प्रवाली जो जीव है उसका सही नाम क्या है, मूंगा है, इसलिए मूंगा द्वीप भी आप इसको कह सकते हो, प्राय जो है प्रवाली द्वीप भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कच्छ की खाड़ी, मालवान और मन्नार की जो द्वीप समूह हैं आदि जगहों पर भी ये स्थलाकृतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा और कहाँ पाई जाती हैं, भारतीय क्षेत्र में या हिंद महासागर में, तो कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, मालवान है और मन्नार का जो द्वीप समूह है यहाँ पर भी इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रवाल जो है वो पोलिप्स कहे जाने वाले छोटे जीवों की एक बस्ती है। ये जीव सैकड़ों हज़ारों के समूह में रहते हैं और काम करते हैं। तो प्रवाल जो है वो पोलिप जो कहे जाने वाला जो जीव होता है उस जीव हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, और ये जीव जो होते हैं वो सैकड़ों भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा समूह के भी हो सकते हैं, और ये साथ में ही काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 6 नंबर आपका रहेगा मूंगा, जिसे कोरल और मिर्जान भी कहते हैं। यह एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। तो ये जो मूंगा है, मूंगा को जो आप है कोरल भी कहते हैं, मिर्जान भी इसको कहा जाता है, और ये एक प्रकार का क्या है, समुद्री नन्हा जीव होता है, और ये हमेशा समूह में रहता है, और इनके समूह में इनकी संख्या है वो करोड़ों भी हो सकती है। ठीक है, यानी इनकी जो संख्या की बात करें, समूह संख्या की, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो लाखों से लेकर करोड़ों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके प्रवाल भित्ति से संबंधित हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रवाल विरंजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।